काशी में जमे हुए हैं पीएम मोदी, लेकिन यूपी के सीएम योगी कहां रमेंगे? ये है राज की बात। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और आगे आपको बताऊंगा राज की बात में कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती तक सीधे पहुंच सकेंगे आप। और साथ ही बात होगी यूपी में प्रियंका गांधी ने महिला दावों के बाद कैसे अब युवाओं की तरफ किया है रुख। उत्तर प्रदेश के चुनावी चक्रियों में जितने अस्त्र शस्त्र और योद्धा या महारथी हैं, सारे दलों ने उतार दिए हैं। अगर बात करें सत्ताधारी दल की, तो बीजेपी के पास अगर उनका ट्रम्प कार्ड नरेंद्र मोदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके पास योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो सवाल यह है कि चुनावी चक्रियों को भेदने के लिए किस अर्जुन की मदद लेगी बीजेपी, और जो बीजेपी के अर्जुन हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहां से ठोकेंगे ताल, ये बताएंगे आपको आगे। बड़े नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ अपनी सीट बल्कि उस पूरे इलाके में खासा प्रभाव डालते हैं, इसलिए बेहद सोच समझकर सीटें चुनी जाती हैं। कई बार नेताओं के लिए सुरक्षित सीटें भी चुनी जाती हैं, मगर जब नेता की लोकप्रियता ज्यादा हो तो रणनीतिक तौर पर ऐसी सीट चुनी जाती है जिसका असर आसपास की चंद सीटों ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में व्यापक स्तर पर हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी ही है, जिसने 2014 में अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे नरेंद्र मोदी को गुजरात से लाकर उत्तर प्रदेश में उतारा। यूपी में भी काल से पुराने शहर काशी में उतारने के पीछे एक सोची समझी थीम थी। काल से भी पुराने शहर महादेव के त्रिशूल पर बसी नगरी और मां गंगा का किनारा महादेव का बसेरा, ये थी वाराणसी की पहचान और पूर्वांचल की अघोषित राजधानी। पश्चिम भारत से यहां पर आकर नरेंद्र मोदी ने 2014, फिर 17 और 19 में चलाई अपने चेहरे से सुनामी। तो अब सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 का होने वाला है, उसमें पूरब से पश्चिम तक ये सुनामी क्या ला पाएंगे योगी, और इसके लिए क्या है उनका प्लान। अब सबसे बड़ा राजनीतिक पेच भी यही है कि 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर नहीं लड़ सकती बीजेपी। वैसे तो हर चुनाव में चेहरा मोदी होते हैं, यहाँ यूपी में भी वो स्वाभाविक तौर पर चेहरा होंगे, मगर स्थानीय समीकरण और जब चेहरा योगी जैसा राष्ट्रीय स्तर पर छा चुका हो तो यूपी में ये योगी फैक्टर भी अहम हो जाता है। अमित शाह की व्यूह रचना भी यूपी में हुई तीनों विजयों में अहम कारक थी। अभी वह गृह मंत्री है, लेकिन यूपी की जटिल स्थिति के चलते अब उन्होंने फिर से यहाँ के चुनाव की कमान संभाली। जिन्ना ये से आजम खान। यह सर्वविदित ही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को कैसे भुनाना है, ये सारी रणनीति अमित शाह की थी। अब अपने आप में योगी खुद में फैक्टर हो चुके हैं। 5 बार से गोरखपुर से सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदुत्व में उनकी जो छवि पगी हुई थी वो और मुखर और प्रखर होकर आई है। तो इस बार के चुनाव में उनका उपयोग कैसे करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। राज की बात यह है कि बीजेपी और संघ का शीर्ष नेतृत्व यूपी में योगी की हिंदूवादी छवि के सही इस्तेमाल को लेकर बेहद संजीदा है। गोरखपुर में योगी की पकड़ है, साथ ही अयोध्या में योगी ने दीपोत्सव से लेकर विकास कार्यों तक में बेहद दिलचस्पी दिखाई है। वह लगातार अयोध्या जाते रहे हैं। चर्चा ये भी थी योगी अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वैसे जब योगी सीएम बने थे तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरह चुनाव ही नहीं लड़ा था। वह विधान परिषद से नामित होकर सदन पहुंचे थे। राज की बात यह है कि इस दफा खुद योगी भी चाहते हैं और बीजेपी नेतृत्व भी अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर गंभीर है। ऐसे में अयोध्या से योगी का नाम चल रहा था, क्योंकि राम के नाम को लेकर योगी ने बड़ी लकीर खींची। इन दिनों राजनीति ऐसी हो गई है कि जिसको आप प्रेडिक्ट कर सके, यानी पूर्वानुमान लगा सकें, राजनीति की बिल्कुल नहीं करते। और बीजेपी तो हतप्रभ कर देने वाली राजनीति में बहुत ज्यादा माहिर है। तो आपको बता दें कि कैसे पूरब का जो उनका अपना सितारा योगी आदित्यनाथ है, उससे पश्चिम में कैसे वो जीत की अपनी एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन दिनों बीजेपी के लिहाज से बेहद डिस्टर्ब चल रहा है और यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होती रही है। तो योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी जो छवि है, उसको यहाँ भुनाने के लिए प्लान तैयार है और योगी खुद भी संजीदा है। राज की सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का लक्ष्य पूरा होने के बाद संघ और बीजेपी से जुड़े संगठनों ने जिस तरह मथुरा का नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, उस रथ के सारथी योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। मतलब ये कि पूर्वांचल के योगी से किसान आंदोलन
और जाटों के बीच उपजी नाराजगी को भरने के लिए योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर सकते हैं। योगी को चुनाव ऐसी सीट से लड़ाने की तैयारी है जो काशी और अयोध्या के समान ही हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हो और बीजेपी की राजनीति को ताकत देने वाला एक नया दरवाजा खुल जाए। अब जो राम जन्मभूमि की लड़ाई थी उसमें तो बीजेपी और संघ परिवार का संघर्ष गुल खिला गया और वहां पर राम मंदिर बन भी रहा है। लेकिन अब इन्होंने धीरे से मथुरा का नारा भी छेड़ दिया है। भले ही अधिकृत तौर पर ना हो, लेकिन बीजेपी और संघ परिवार के भीतर से इस तरीके के सुर उठने लगे हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद संजीदा और संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि पिछली बार पहले चरण में यहीं से जीत की सुनामी बीजेपी ने चलाई थी। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने इसी लिहाज से कहा कि देखिए, पूरब में काशी से मोदी हैं और गोरखपुर से योगी हैं, और जो केंद्रीय हिस्सा है यानी जहां पर अयोध्या है वहां पर काम हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्रिटिकल है, उसके लिहाज से रणनीति बनानी पड़ेगी, तो क्यों नहीं योगेश्वर की धरती से योगी हो सकते हैं। वैसे इस समय मथुरा से विधायक बीजेपी के एक और कद्दावर नेता श्रीकांत शर्मा हैं। शर्मा फिलहाल ऊर्जा मंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह के विश्वस्त सिपहसालार माने जाते हैं। वे पिछले चुनाव में 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। चूंकि श्रीकांत शर्मा का दिल्ली में लंबा कार्यकाल पार्टी में रहा है, लिहाजा उन्हें दिल्ली में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मगर योगी के मथुरा आने से न सिर्फ हिंदुत्व की धार मजबूत होगी, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाएगा। मसलन जिस तरीके से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जब भोपाल से लड़ाने का ऐलान किया था, तो उसी समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि जेल में थी, वहां से छूट कर आई तो उन्हें सामने लड़ाया था। न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे इलाके में इसका असर पड़ा था। राजनीति में कोई भी फैसला तब तक नहीं माना जाता है जब तक वो जमीन में ना उतर जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से संघ, बीजेपी और स्वयं योगी भी इस मसले पर विचार कर रहे हैं कि पूर्वांचल से आकर योगी पश्चिम में भी ऐसा चक्र चलाएं कि जीत का सेहरा उनके सिर पर बंध जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके नाम से ही उत्पत्ति भी है और कहा जाता है जहां सृष्टि है वहीं पर लोग समा भी जाते हैं। और साथ ही आपने सुना होगा कि अयोध्या जिसे जीता ना जा सके, लेकिन जल्द ही आप महसूस करेंगे, ना कि बिल्कुल सुनेंगे। यहाँ ये होने जा रहा है कि कोई भी देश का हिस्सा हो, सीधे वहां से आप रामलला के दर्शन को पहुंच पाए। अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसका महात्म्य, महत्व और प्रासंगिकता हर काल में समान रूप से सर्वोच्च रही है। इक्ष्वाकु से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर तक, बाबर से लेकर ब्रिटिशर्स तक, हर काल में अवधपुरी आस्था से लेकर शासन के केंद्र में बनी रही। राम मंदिर का विवाद भी विश्वव्यापी चर्चा का केंद्र बना, और जब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो अब कहना ही क्या। इन तमाम आध्यात्मिक और भौतिक खूबियों के बीच चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बात ना हो, ये भला कैसे संभव है। पूरा सियासी मूवमेंट अयोध्या की तरफ घूम चुका है। विवाद के दौर में जो अयोध्या जाते थे वो बार बार जा रहे हैं, जो सूरमा नहीं जाते थे अब तो वो भी जा रहे हैं, और जिन्हें राम के नाम से तौबा थी वो हाजिरी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि सियासत की राह या धारा कोई भी हो, वो वाया अयोध्या ही जाती है। तो आइए अब आते हैं असल मुद्दे पर, जो है राज की बात। देखिए, राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए पूरी तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने खजाने की पोटली खोल दी है, और इसी के साथ एक ऐसा शानदार प्लान तैयार किया गया है जिससे आपको अयोध्या जाने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब ठीक वैसे ही जैसे मसला देश में कहीं पर भी हो, लेकिन सियासत अयोध्या तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही देश में आप किसी भी हिस्से में हो, लेकिन अयोध्या आराम से डायरेक्ट बिना इंटरफेरेंस के पहुंच सकेंगे। राज की बात यह कि कनेक्टिविटी को लेकर जिस प्लान पर काम हो रहा है, वो अमल में आने के ट्रांसपोर्ट के हर मॉडल के जरिए अयोध्या बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकेगा।
ठीक उसी तर्ज पर जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आप देश के किसी भी राज्य से सीधे ट्रेन लेकर केवड़िया पहुंच सकते हैं। दरअसल केवड़िया को पर्यटन के नक्शे पर बुलंद करने के लिए देश के हर राज्य की राजधानी से ट्रेन चला दी गई और कनेक्टिविटी की अब वहां कोई समस्या है ही नहीं। तो लिहाजा समझा जा सकता है कि अगर बात अयोध्या की हो, उस मुद्दे की हो जिस राम लहर पर सवार होकर बीजेपी यहां तक पहुंची है, तो फिर वहां पर किस तरीके का भव्य और दिव्य निर्माण करने की तैयारी है। तो विश्व स्त्री नगरी को लेकर तो आपके सामने खाका पेश किया जा चुका है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वहां बन रहा है, लेकिन रेल और रोड नेटवर्क से कैसे जोड़ा जा रहा है इसे भी समझ लेते हैं। अयोध्या को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन राज की बात ये सामने आ रही है कि केवड़िया की ही तर्ज पर देश के हर राज्य और राजधानी से अयोध्या को जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि ये हर राज्य से उसकी राजधानी से ट्रेन अयोध्या के लिए चलेंगी। हो सकता है कि कुछ ट्रेन का अयोध्या तक संचालन हो और कुछ ऐसी हो जो अयोध्या में हाल्ट के बाद आगे निकल जाएं, लेकिन ये सुनिश्चित होगा कि हर राज्य से आने वाली ट्रेन का अयोध्या स्टॉपेज अनिवार्य रूप से हो। वहीं रोड नेटवर्क की बात करें तो इसके विस्तार पर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ एक्सप्रेस वे से भी अयोध्या को लिंक किया जाएगा ताकि इसके जरिए भी लोग अयोध्या तक पहुंच सकें। कुल मिलाकर इस पूरे कनेक्टिविटी मॉडल के पीछे राज की बात यह है कि चाहे श्रद्धालु अंतर्राष्ट्रीय हों या राष्ट्रीय, उन्हें अयोध्या पहुंचने के लिए सुगम माध्यम मिले। इस विजन के पीछे भी एक राज की बात है। अभी हाल में ही आपने टीवी, इंटरनेट सब जगह पर कुछ तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली गए थे तो वहां पर रोम में वेटिकन सिटी गए और ईसाइयों के सर्वोच्च गुरु पोप से गले भी मिले, उनसे आशीर्वाद भी लिया। तो जिस तरीके से ईसाइयों का सर्वोच्च स्थल वेटिकन है और मुसलमानों का मक्का मदीना, उसी तरीके से उसी तर्ज पर सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को वही आकार और स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए विश्व स्त्री व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं, लेकिन राम नाम की महिमा और जो पुराना इतिहास है जो स्मृत हो चुका है, विस्मृत हो चुका है, उसको भी याद दिलाने की कोशिश है। मतलब कनेक्टिविटी से लेकर सारी सुविधाओं को सहज किया जा रहा है। तो आप राम नाम गुणगान करिए और अयोध्या जाने की तैयारी करिए। केंद्र सरकार आपको वहां पर ठीक से पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश में कमाल या चमत्कार की संभावना से उतरी कांग्रेस नित नए प्रयोग कर रही है। कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है और संभावनाओं के हर सूत्र और हर द्वार खोल दिए गए। कोशिश ये है कि निशाना लगे चाहे कहीं लगे, इसके लिए हर जगह निशाना मारा जा रहा है। और अब अगला निशाना क्या है ये बताते हैं आपको राज की बात। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। चुनौती केवल ये नहीं कि सत्ता मिले, चुनौती ये भी नहीं कि सत्ता ना सही तो सत्ता में भागीदारी ही मिले। चुनौती तो सबसे बड़ी ये है कि पार्टी कम से कम यूपी में पुनर्जीवित हो उठे, संगठन खड़ा हो ताकि 2022 ना सही 2024 में तो लड़ाई कुछ हद तक सधे। इसी जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी नए तरीके से सियासत करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल प्रियंका गांधी जिन्होंने यूपी की कमान संभाल कर रखी है, उन्होंने कई प्रतिज्ञाएं ली हैं। उसमें सबसे अहम प्रतिज्ञा यह है कि 40% महिलाओं यानी आधी आबादी को टिकट दिया जाएगा। और इसी कड़ी में सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी प्रतिज्ञा वो करने जा रही हैं, जिसका असर जल्दी दिखाई पड़ेगा। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। महिलाएं। वो सियासी प्रयोग कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, वही हम आपको राज की बात में बताने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि महिला वोटर्स के साथ ही साथ युवाओं को साथ लाकर भी कांग्रेस खुद की सियासी मजबूती की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि युवाओं को साधने की कोशिश ग्रेजुएशन पास
बेटियों को स्कूटी और इंटर पास बेटियों को स्मार्टफोन देने में आप देख सकते हैं, लेकिन पार्टी की प्लानिंग इससे भी आगे है। राज की बात यह है कि महिलाओं की तर्ज पर ही युवाओं को भी 40% टिकट देने पर कांग्रेस में विचार हो रहा है, और बल्कि विचार क्या कहें, ये एक तरीके से योजना बन चुकी है ताकि महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी जोड़ा जाए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए। हालांकि युवाओं को साधने की कोशिश में एक राज की बात और निकलकर सामने आ रही है। वो ये है कि युवाओं की परिभाषा में 52 से 55 साल तक के लोगों को शामिल किया जा सकता है। यानी 55 साल तक के लोग खुद को युवा मानकर कांग्रेस पार्टी में टिकट मांग सकते हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी तरजीह देगी। तो महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी साध कर यूपी जीतने का अपना प्लान टीम प्रियंका जल्द ही जमीन पर उतार देगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये नए किस्म की राजनीति और ये नए दांव किस तरीके से गुल खिला। आपसे इजाजत लूं उससे पहले एक जानकारी आपके साथ साझा करना जरूरी है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तराखंड में कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता रहे हैं नारायण दत्त तिवारी, उनके नाम को बीजेपी भुनाने जा रही है, और वो भी कांग्रेस के खिलाफ। और ये देखिए बिल्कुल सच भी साबित हो गया। पहले उनके नाम पे औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखा गया, और अब उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 विभूतियों को दिया जा रहा है। उसमें पहला नाम नारायण दत्त तिवारी का है। उनको समाज सेवा और लोक सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत। मतलब कांग्रेस के तमाम नेताओं को दिक्कत होना तय है कि एक बार फिर से सरदार पटेल और तमाम अन्य विभूतियों की तरह बीजेपी कांग्रेस की विभूतियों को अपनाए ले रही है। तो इस हफ्ते इतना ही। राज की बात में अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।